बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो हम मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंटल वैक्सेस। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेंटल वैक्सेस क्या होते हैं, किस तरह के मटेरियल्स को डेंटल वैक्सेस कहा जाता है, डेंटल वैक्सेस की क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, डेंटिस्ट्री में कितने टाइप्स के वैक्सेस यूज़ हो रहे हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और यही हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी है, ये समझना कि वैक्सेस क्या होते हैं, कितने तरह के वैक्सेस डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और सबसे पहले समझते हैं कि डेंटल वैक्सेस क्या होते हैं, किस तरह के मटीरियल्स होते हैं डेंटल वैक्सेस। डेंटल वैक्सेस की डेफिनेशन देखें तो डेंटल वैक्सेस आर thermoplastic materials which are normally solids at room temperature but melt without decomposition to form mobile liquids। यानी कि वैक्सेस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं। और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जब आप उन्हें हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब उन्हें कूल डाउन करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से डेंटल वैक्सेस भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रूम टेम्परेचर से तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी केमिकल चेंज या केमिकल डिकम्पोजिशन के, और अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट कर जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं मोबाइल लिक्विड्स। और मोबाइल लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के बाद जब इनका टेम्परेचर दोबारा से ड्रॉप होता है और ये दोबारा से रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से हार्ड हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डेंटल वैक्सेस या वैक्सेस जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और वो वैक्सेस जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उन्हें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। यानी कि डेंटल वैक्सेस यानी कि वो वैक्सेस जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ की जाती हैं उनमें ना सिर्फ नेचुरल और सिंथेटिक वैक्सेस प्रेजेंट होते हैं बल्कि दूसरे कंपोनेंट्स लाइक रेजिन, ऑयल, फैट्स और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये दूसरे कंपोनेंट्स इन डेंटल वैक्सेस में इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि इस वैक्स की जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी इस तरह की हो कि उससे डिफरेंट डेंटल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सके, इसलिए डिफरेंट कंपोनेंट्स डेंटल वैक्सेस में ऐड किए जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको डेंटल वैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेंटल वैक्सेस थर्मोप्लास्टिक मटीरियल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। डेंटिस्ट्री में जो डेंटल वैक्सेस की सबसे मेन एप्लीकेशन है, जो प्राइमरी एप्लीकेशन है जिसके लिए डेंटल वैक्सेस को सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए। यानी कि डेंटल वैक्सेस की जो प्राइमरी जो मेन एप्लीकेशन है डेंटिस्ट्री में वो ये है कि इनसे वैक्स पैटर्न बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये वैक्स पैटर्न क्या होते हैं। जब भी कोई अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन को लेबॉर्ट्री में फैब्रिकेट करना होता है तो उस अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन को सबसे पहले वैक्स से बनाया जाता है। यानी कि जैसा आप अपना फाइनल अप्लायंस, प्रोस्थेसिस और रेस्टोरेशन बनाना चाहते हैं वैसे ही आप जो है वो अप्लायंस, रेस्टोरेशन या प्रोस्थेसिस को सबसे पहले बनाते हैं वैक्स से, और उसे कहा जाता है वैक्स पैटर्न। अब हम इन इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि वैक्स पैटर्न होता क्या है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि वैक्स पैटर्न जो है वो क्या है। जब भी कोई अप्लायंस, प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन को लेबॉर्ट्री में फैब्रिकेट करना होता है तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले इंप्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि इंप्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद जिप्सम को पोर करते हैं और मॉडल फैब्रिकेट कर लेते हैं। मॉडल फैब्रिकेट करने के बाद का स्टेप ये होता है कि जब आपके पास डेंटल मॉडल बन जाता है तो आपको जो भी अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन बनानी है आप उसे सबसे पहले बनाते हैं वैक्स से, जो कि आप इस थर्ड इमेज में देख सकते हैं कि इस थर्ड इमेज में इन्होंने कौन सी प्रोस्थेसिस बना रहे हैं,
इस पे पार्शियल डेंचर बना रहे हैं। तो इन्होंने पार्शियल डेंचर को सबसे पहले किससे बनाया है? वैक्स से बनाया है। तो ये जो पार्शियल डेंचर का पूरा डिज़ाइन है, जो साइज़ है, शेप है, कंटूर है, जो कि इन्होंने वैक्स से बनाया है, इससे वैक्स पैटर्न कहा जाता है। और ये जो वैक्स पैटर्न में जो वैक्स होती है, इसे इवेंचुअली रिप्लेस करते हैं बाद में उस मटेरियल से जिससे आपने फाइनल अप्लायंस या प्रोस्थेसिस बनानी होती है। यानी कि जो भी प्रोस्थेसिस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन आपने बनानी है, उसे आप सबसे पहले किस में बनाते हैं? वैक्स में बनाते हैं। फिर बाद में उस वैक्स को रिप्लेस कर देते हैं उस मटेरियल से जिससे आपने फाइनल प्रोस्थेसिस बनानी है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इन्होंने इस पार्शियल डेंचर की वैक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्रेलिक रेजिन मटेरियल से, जिससे पार्शियल डेंचर बनाए जाते हैं, जो कि एक पॉलीमेरिक मटेरियल है, जिसे हम आगे जाके पॉलीमर्स के चैप्टर में या पॉलीमर्स के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये जो टेक्निक होती है जिसके थ्रू वैक्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, यूजुअली पॉलीमर से या किसी मेटल या एलॉय से, जिससे आपने फाइनल प्रोस्थेसिस या अप्लायंस अपनी बनानी है, वो जो टेक्निक होती है उससे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू आप वैक्स को रिप्लेस कर देते हैं उस मटेरियल से जिससे आपने फाइनल प्रोस्थेसिस या अप्लायंस बनानी है। वैक्स को किस तरह से रिप्लेस करते हैं पॉलीमर से, ये हम कवर करेंगे पॉलीमर्स के लेक्चर में। वैक्स को किस तरह से रिप्लेस करते हैं किसी मेटल या एलॉय से, ये हम मेटल्स और एलॉय के लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे बस आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी प्रोस्थेसिस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन को लेबोरेटरी में फैब्रिकेट करना होता है तो उस अप्लायंस या प्रोस्थेसिस को सबसे पहले वैक्स से बनाया जाता है, फिर बाद में जाके उस वैक्स को रिप्लेस किया जाता है उस मटेरियल से जिससे आपने फाइनल प्रोस्थेसिस बनानी है। और ये टेक्निक जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहलाती है। और वो जो अप्लायंस या प्रोस्थेसिस जिसे आप सबसे पहले वैक्स से बनाते हैं वो वैक्स पैटर्न कहलाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको वैक्सेस की प्राइमरी एप्लीकेशन और वैक्स पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं वैक्स पैटर्न को और डिटेल में, जिसका कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने कवर किया है कि वैक्स पैटर्न क्या होता है। वैक्स पैटर्न इज डिफाइंड एज द एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ द रिजल्टेंट अप्लायंस एंड इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय ईदर अ पॉलीमर और एन एलॉय यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी प्रोस्थेसिस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन जिसे हम लेबोरेटरी में फैब्रिकेट करना होता है उसे हम सबसे पहले वैक्स से बनाते हैं। और वैक्स से जो हम अप्लायंस या प्रोसेसेस बनाते हैं उसका एग्जैक्ट साइज़ और शेप होता है, डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही होता है जो कि हम अपनी फाइनल प्रोसेसेस में देखना चाहते हैं। और ये जो वैक्स होता है इसे इवेंचुअली रिप्लेस कर देते हैं किसी पॉलीमर से या एलॉय से लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ करते हुए। आई होप कि यहाँ पे आपका वैक्स पैटर्न का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्स पैटर्न टेक्निक, यानी कि ये जो वैक्स पैटर्न है इनको कौन कौन सी टेक्निक्स के ज़रिए बनाया जाता है। तो दो तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वैक्स पैटर्न को बनाने के लिए, डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक और इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक को। अगर वैक्स पैटर्न को बनाया जाता है डेंटल मॉडल यानी कि डेंटल कास्ट पे बनाया जाता है एक्स्ट्रा ओरली, तो ये जो वैक्स पैटर्न बनाने की टेक्निक होती है इसे इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली बना रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपने पेशेंट का इंप्रेशन रिकॉर्ड किया है, मॉडल बनाया है और फिर उस मॉडल के ऊपर आप वैक्स पैटर्न बना रहे हैं, तो इस टेक्निक को कहा जाता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक। यानी कि इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में आप वैक्स पैटर्न बनाते हैं एक्स्ट्रा ओरली डेंटल मॉडल पे। और सबसे ज़्यादा जो डेंटिस्ट्री में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो यही इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू वैक्स पैटर्न बनाए जाते हैं। दूसरी जो टेक्निक यूज़ की जाती है वैक्स पैटर्न को बनाने के लिए वो है डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक। और डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में वैक्स पैटर्न को बनाते हैं ओरल कैविटी में डायरेक्टली, इसलिए इसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि आप वैक्स पैटर्न कहाँ बना रहे हैं, डायरेक्टली ओरल कैविटी में बना रहे हैं, डायरेक्टली उसी जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे आपने प्रोस्थेसिस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन जो है वो देनी है। तो डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में वैक्स पैटर्न को इंट्रा ओरली बनाया जाता है, यानी कि पेशेंट की ओरल कैविटी में जो है वो बनाया जाता है वैक्स पैटर्न। लेकिन ये जो डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक होती है इसे हर क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सेलेक्टिव क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक को यूटिलाइज़ किया जाता है और वैक्स पैटर्न बनाया जाता है।
अब आप इन फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में आप देख सकते हैं कि वैक्स पैटर्न डायरेक्टली कहाँ बना रहे हैं, ओरल कैविटी में बना रहे हैं। और इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में आप देख सकते हैं कि वैक्स पैटर्न कहाँ पे बना रहे हैं, मॉडल के ऊपर, यानी कि डेंटल कास्ट के ऊपर जो है वो वैक्स पैटर्न बना रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैक्स पैटर्न मटेरियल्स, यानी कि वो वैक्सेस जिन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है या उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है उन वैक्सेस के लिए जिन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कि उन वैक्सेस के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनसे ऐसा वैक्स पैटर्न बनाया जा सके जिसका साइज, शेप, कंटूर यानी कि डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो जैसा कि आप अपना फाइनल अप्लायंस या प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन में देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप वैक्स पैटर्न बनाएंगे वैसे ही आपका फाइनल प्रोस्थेसिस या अप्लायंस बनकर आएगा। तो इसीलिए वैक्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उससे ऐसा वैक्स पैटर्न बनाया जा सके जिसका साइज, शेप, कंटूर, डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो या बिल्कुल वैसा हो जैसा आप अपनी फाइनल अप्लायंस या प्रोस्थेसिस में देखना चाहते हैं। ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो वैक्सेस जिनसे आप वैक्स पैटर्न बना रहे हैं, जब आप उनसे वैक्स पैटर्न बना लें तो उस वैक्स में कोई भी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए वैक्स पैटर्न बनने के बाद। यानी कि अगर आपने वैक्स से एक बार वैक्स पैटर्न बना लिया, उस वैक्स पैटर्न को कंप्लीट कर लिया, तो बाद में उस वैक्स में कोई भी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। और आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि वैक्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि बाद में आप उस वैक्स को रिमूव कर सकें, क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अप्लायंस या प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन जिसे आप सबसे पहले वैक्स से बनाते हैं, जिसे वैक्स पैटर्न कहा जाता है, बाद में इस वैक्स को रिमूव करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं उस मटेरियल से जिससे फाइनल अप्लायंस या प्रोस्थेसिस बननी है। तो इसीलिए वैक्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बाद में उस वैक्स को रिमूव कर सकें, चाहे बर्न करके, चाहे बॉयल करके। उस वैक्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे ईजिली रिमूव किया जा सके लॉस्ट वेस्ट टेक्निक के दौरान। आई होप कि यहाँ पे आपको ये तीनों रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई होंगी कि वो वैक्सेस जिन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उनके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट समझने के बाद यहाँ पे ये एंड में 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं। ये जो लाइंस हैं ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हैं डेंटल वैक्सेस का। अगर आपने इन लाइंस में जो पॉइंट बताया हुआ है वो समझ लिया तो आपके लिए डेंटल वैक्सेस की बाकी चीज़ों को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों, किसी वैक्सेस की एप्लीकेशन हो, टाइप्स हों, सब समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं इन लाइंस को रीड आउट करूँगी, फिर हम इन्हें ब्रेक डाउन करके जो है वो समझेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो ये लाइंस को अब मैं रीड आउट कर रही हूँ। द एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल, यानी द एबिलिटी ऑफ द वैक्स टू रिकॉर्ड डिटेल डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ द वैक्स एट द मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, which is just above mouth temperature for direct technique and just above room temperature for indirect technique। अब हम डिवाइड कर देते हैं इन लाइंस को दो पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हम समझेंगे द एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द वैक्स एट द मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक मेन पॉइंट रिवाइज करेंगे जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वो वैक्सेस जिन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उनकी सबसे बड़ी और सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि उन वैक्सेस के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनसे ऐसा वैक्स पैटर्न बनाया जा सके जिसका साइज, शेप, कंटूर, डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप फाइनल प्रोस्थेसिस या अप्लायंस में देखना चाहते हैं। तो ये जो एबिलिटी है कि वैक्स की, कि आप उससे ऐसा वैक्स पैटर्न बना सकें जिसका साइज, शेप, डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप अपने फाइनल प्रोसेसेस में देखना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है वैक्स की फ्लो प्रॉपर्टी पे, जो कि वो वैक्स शो करता है अपने मोल्डिंग
और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे। यानी कि ये एबिलिटी वैक्स की कि आप उससे वैसा वैक्स पैटर्न बना सकें जिसका साइज, शेप, डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि आप अपनी फाइनल प्रोसेसेस या अप्लायंस में देखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है वैक्स की फ्लो प्रॉपर्टी पे, जो कि वो शो करता है सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर क्या है, फिर हम इस फ्लो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर समझ में आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। फ्लो प्रॉपर्टी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेंटल वैक्सेस क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है डेंटल वैक्सेस ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इनका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो पता है कि क्या होगा कि वैक्स की वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से पहले एक पॉइंट ऐसा आता है कि वैक्सेस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और किस तरह के सॉलिड होते हैं? ब्रिटल सॉलिड होते हैं। तो ब्रिटल सॉलिड होने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी अगर वैक्स शीट है, आप अभी अभी उसको ऐसे निकाल के पकड़े, उसे कोई हीट नहीं करें, कुछ सॉफ्ट नहीं करें और उसे शेप करने की कोशिश करें, लाइक कि जैसे कि आप वैक्स पैटर्न बना रहे हैं वैसी कोशिश करें, तो क्या होगा? वैक्स कुछ भी शेप नहीं हो रही होगी, वो ब्रिटल होगी, वो ब्रेक होती जा रही होगी बार बार। तो क्या होता है कि जब आप वैक्स को हीट करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हीट करने पे, जब हीट करते जाते हैं कि वो मटेरियल ब्रिटल सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्टर मोल्डेबल मटेरियल में। जैसे कि अब आप लोग खुद रिकॉल कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया है डेंटल वैक्सेस का, नहीं भी किया है और आपके पास वैक्स की शीट है तो आप उसे हीट करना स्टार्ट करें। पहले आप वैक्स की शीट लें, उसे सिंपली जो है ना वो फोल्ड करने की कोशिश करें या उसको कुछ शेप देने की कोशिश करें। तो क्या हो रहा होगा? वो ब्रेक हो रही होगी, वो ब्रिटल होती है, वो सिंपली ब्रेक हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप उसे हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, जैसे जैसे वो मटेरियल, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है और मोल्डेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर है जिसमें वैक्स ब्रिटल सॉलिड से मोल्डेबल सॉफ्टर मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है, उसे मोल्डनिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कहा जाता है, या फिर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहा जाता है इसे। यानी कि मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे जो वैक्स होता है वो ब्रिटल सॉलिड से सॉफ्टर मोल्डेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो सॉफ्टर मोल्डेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। फ्लो की प्रॉपर्टी को भी हम डिटेल में प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में कर चुके हैं, तो अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करना है तो आप वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। यहाँ पे हम डेंटल वैक्सेस की पर्सपेक्टिव से इसे समझेंगे कि हमने क्या कहा कि वैक्सेस सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर पे फ्लो की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फ्लो की प्रॉपर्टी का क्या है? फ्लो की डेफिनेशन क्या है कि मटेरियल ग्रेटर डिफॉर्मेशन शो करे स्मॉल फोर्स और कम टाइम में। यानी कि कम फोर्स कम टाइम में ज़्यादा डिफॉर्मेशन मटेरियल शो करता है तो उसके लिए फ्लो का वर्ड यूज़ किया जाता है। और हमने ऑलरेडी फ्लो के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि फ्लो का वर्ड यूज़ किया जाता है उन मटेरियल्स के लिए भी जिन्हें सॉफ्ट करके यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे मटेरियल फ्लो की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि जब डेंटल वैक्स सॉफ्ट हो गया तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको जैसे शेप देना चाहेंगे वैक्स पैटर्न बनाने के लिए, आपको उसे राउंड करना है, उसे फ्लैट करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, जैसे ही आप शेप देना चाहेंगे उस फ्लो की प्रॉपर्टी की वजह से आप उसे दे सकेंगे। आप हल्का सा भी प्रेस करेंगे वो फ्लैट हो जाएगा। तो जिस तरह से वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, आप ज़रा सा उसे प्रेस करेंगे, आपको कट करना है, आप आराम से कट कर सकते हैं, उसे मॉडल से अडेप्ट करवाना है, आप अडेप्ट करवा सकते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर पे कि मटेरियल में के वैक्सेस में फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप ज़रा सा भी फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में उसे चाहेंगे डिफॉर्म करना या शेप करना, आप उसे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एबिलिटी है वैक्सेस की कि वो ऐसा वैक्स पैटर्न बना सकें जिसका साइज़, शेप और कॉन्टोर बिल्कुल वैसा हो जो आपको फाइनल अप्लायंस में चाहिए, वो इसीलिए डिपेंड करता है उसकी फ्लो की प्रॉपर्टी पे, जो कि मटेरियल शो करता है मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे क्या होता है कि डेंटल वैक्स सॉफ्ट हो जाता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। यानी कि आप मटेरियल को जैसे चाहे शेप कर सकते हैं, उसे डिफॉर्म करने का मतलब ये है कि आप उसे शेप कर सकते हैं जैसे चाहे, और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। कम टाइम कम फोर्स में आप उसे आराम से शेप कर सकते हैं और उससे वैक्स पैटर्न बना सकते हैं।
अब आते हैं इन लाइंस के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है कि ये जो मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है ये अबव माउथ टेम्परेचर होता है फॉर डायरेक्ट टेक्निक के लिए, और अबव रूम टेम्परेचर होता है फॉर इनडायरेक्ट टेक्निक के लिए। अब इस सेकंड लाइन को समझने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स के सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स का सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब आप एक वैक्स से वैक्स पैटर्न बना लें तो उसके बाद उस वैक्स पैटर्न में या उस वैक्स में कोई भी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। और हमने क्या डिस्कस किया कि मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे जो वैक्स होता है वो सॉफ्टन स्टेट में होता है, जिस पे हल्की सी भी फोर्स लगाएं या कुछ भी टच करें तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो वैक्सेस जिनसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न के थ्रू वैक्स पैटर्न बनाया जाता है उनका मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर माउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अज्यूम करें कि अगर एक वैक्स है जिससे आपने डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू यानी कि ओरल कैविटी में वैक्स पैटर्न बनाना है और उस वैक्स का जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि माउथ टेम्परेचर होता है, तो क्या होगा कि वो जो वैक्स है जिससे आप वैक्स पैटर्न बना रहे हैं तो वो वैक्स सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेगी, वो सेट ही नहीं होगी, वो हार्ड ही नहीं होगी। और वो सॉफ्ट रहेगी तो उसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप रिमूव करेंगे वो शेप चेंज कर लेगी क्योंकि वो सॉफ्ट है, उस पर हल्की सी भी फोर्स लगेगी तो वो शेप चेंज कर लेगी। तो क्या होगा कि वो जो वैक्स होगी वो सॉफ्टन स्टेट में ही रहेगी, आपको तो हार्डन स्टेट में लेकर आना है उसे वैक्स पैटर्न बनाने के बाद। तो इसलिए वो वैक्सेस जिनसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू वैक्स पैटर्न बनाना होता है उनका सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर माउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट से जब माउथ टेम्परेचर पे लाके उसका वैक्स पैटर्न बना दें और जैसे जैसे वो कूल डाउन हो माउथ टेम्परेचर पे आए तो वो वैक्स सेट हो जाए और उसके बाद उसमें कोई भी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस ना हो। इसी तरह से वो वैक्सेस जिनसे इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू वैक्स पैटर्न बनाना होता है यानी कि रूम टेम्परेचर पे बनाना होता है तो उनका सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आप इनडायरेक्ट टेक्निक में किस पे बना रहे हैं, कास्ट या मॉडल पे, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। तो अगर आपने ऐसी वैक्स ली जिसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि रूम टेम्परेचर होता है, तो वो क्या होगा कि मॉडल और डाई पे आप उससे बना रहे होंगे वैक्स पैटर्न, उससे वैक्स पैटर्न भी बना लेंगे, लेकिन वो वैक्स पैटर्न क्या होगा, वो सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहेगा। हल्का सा भी कुछ हाथ लग रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो सॉफ्टन स्टेट में, वो तो डायमेंशन किसी भी टाइम पर चेंज कर सकता है। और वैक्स पैटर्न बनने के बाद की रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक बार जब वैक्स से वैक्स पैटर्न बन जाए तो उसमें कोई डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो वैक्सेस जिनसे वैक्स पैटर्न बनाना होता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू उनका मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे आप अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार सुन के इसे समझें, रीड करें साथ में। ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं फ्लो, मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर और अबव रूम टेम्परेचर, अबव माउथ टेम्परेचर की जो हमने बात की है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है डेंटल वैक्सेस को समझने के लिए और ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब डिस्कस करते हैं डेंटल वैक्सेस की कॉम्पोजिशन को। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेंटल वैक्सेस जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है या इनकी जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्पोजिशन में जो सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का होता है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं इन वैक्सेस में, ये मिनरल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन के भी हो सकते हैं और वेजिटेबल ओरिजिन के भी हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मिनरल, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन से कौन कौन से थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स जो हैं वो मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से वैक्सेस जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। सबसे पहले मिनरल सोर्स जो दो वैक्सेस हमें मिलती हैं वो है पैराफिन वैक्स और माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स। पैराफिन वैक्स मिलती है पेट्रोलियम रेजिडीज से आफ्टर डिस्टिलेशन, यानी ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो है वो 37 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और इनका मेल्टिंग जो टेम्परेचर रेंज है वो भी 48 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। और डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैराफिन वैक्स को यूज़ किया जाता है।
लेकिन जो पैराफिन वैक्स के साथ प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है जब बाकी वैक्सेस से कंपेयर किया जाता है। तो इसीलिए पैराफिन वैक्स को जितनी भी दूसरी वैक्सेस अब हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन है, प्लांट ओरिजिन वाली हैं, एनिमल ओरिजिन वाली हैं, इन सबको पैराफिन वैक्स के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है ताकि एक ऐसी प्रॉपर्टी आए वैक्स में जो कि इसे सूटेबल बनाए डेंटल एप्लीकेशन के लिए। तो पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम रेजिड्यूज से ऑब्टेन होता है। इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लो मेल्टिंग जो है वो इसका पॉइंट होता है, इसलिए दूसरी वैक्सेस इसमें ऐड की जाती हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स भी मिनरल ओरिजिन का है, ये भी पेट्रोलियम रेजिड्यूज से मिलता है आफ्टर डिस्टिलेशन, लेकिन ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं 65 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इसे पैराफिन वैक्स के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है ताकि ये पैराफिन वैक्स का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है और उसकी ब्रिटलनेस को जो है वो रिड्यूस कर देता है। इसी तरह एनिमल सोर्स से जो वैक्स मिलती है वो है बीस वैक्स, जिसे ऑब्टेन किया जाता है हनीकॉम से, जो कि पार्शली क्रिस्टलाइन नेचुरल पॉलीईस्टर है और इनका भी जो मेल्टिंग रेंज है वो आप देख सकते हैं 62 to 64 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पैराफिन वैक्स से ज़्यादा है। तो इसे भी पैराफिन वैक्स के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है ताकि पैराफिन वैक्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को और इम्प्रूव किया जा सके। वेजिटेबल ओरिजिन से दो वैक्सेस ऑब्टेन होती हैं, वो है कार्नोबा वैक्स और कैंडेलिला वैक्स। ये ट्रीज़ और प्लांट्स से मिलते हैं। इनको भी पैराफिन वैक्स के साथ ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है ताकि ये पैराफिन वैक्स की प्रॉपर्टीज़ को और इम्प्रूव करें। तो ये जो पैराफिन वैक्स है ये सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ की जाती है और बाकी वैक्सेस को यूजली इसके साथ ऐड किया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज़ को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। अभी हमने डिस्कस कर लिया डेंटल वैक्सेस की कॉम्पोजिशन को, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल वैक्सेस की क्लासिफिकेशन को। डेंटल वैक्सेस को क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरी में, पैटर्न वैक्सेस, प्रोसेसिंग वैक्सेस और इम्प्रेशन वैक्सेस। अब हम इन तीनों कैटेगरीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैटेगरीज़ क्या होती हैं और इनमें कौन कौन से वैक्सेस जो हैं वो हर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है पैटर्न वैक्सेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि डेंटल वैक्सेस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, पैटर्न वैक्सेस, प्रोसेसिंग वैक्सेस और इम्प्रेशन वैक्सेस। तो पैटर्न वैक्सेस कौन सी वैक्सेस होती हैं? वो वैक्सेस होती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए, जैसा कि इनका नेम भी इंडिकेट कर रहा है पैटर्न वैक्सेस। यानी कि पैटर्न वैक्सेस में वो वैक्सेस आती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए। और इस पैटर्न वैक्सेस की कैटेगरी में दो वैक्सेस आती हैं, मॉडलिंग वैक्स और इनले वैक्स। और इस लेक्चर में भी हम जिस वैक्सेस पे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा वो यही है, मॉडलिंग वैक्स और इनले वैक्स, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि डेंटिस्ट्री में जो डेंटल वैक्सेस की प्राइमरी जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि इन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो दो वैक्सेस हैं, मॉडलिंग वैक्स और इनले वैक्स, इन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों वैक्स को हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे आगे जाके। अभी सिंपली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैटर्न वैक्सेस वो वैक्सेस होती हैं जिन्हें वैक्स पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसिंग वैक्स पे। प्रोसेसिंग वैक्स की कैटेगरी में वो वैक्सेस आती हैं जिन्हें डिफरेंट अप्लायंसेस और रेस्टोरेशन की फैब्रिकेशन के दौरान किसी स्टेप में यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर अप्लायंस हर रेस्टोरेशन की फैब्रिकेशन में यूज़ हो, बट कहीं कहीं उनकी प्रोसेसिंग के दौरान उन्हें यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है कि किस चीज़ की नीड है और कौन सी वैक्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग वैक्स की कैटेगरी में तीन वैक्सेस आती हैं, बॉक्सिंग वैक्स, स्टिकी वैक्स और यूटिलिटी वैक्स। अब हम इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि ये जो वैक्स प्रोसेसिंग वैक्सेस है सारी, बॉक्सिंग वैक्स, स्टिकी वैक्स, यूटिलिटी वैक्स, इन्हें किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बॉक्सिंग वैक्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है या इसकी क्या एप्लीकेशन है डेंटिस्ट्री में। बॉक्सिंग वैक्स को यूज़ किया जाता है बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक में, जिसमें बेसिकली आप करते क्या हैं कि ये जो बॉक्सिंग वैक्स है आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से शीट्स की फॉर्म में आती हैं।
तो बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक में जिसमें बॉक्सिंग वैक्स को यूज़ करते हैं, बेसिकली करते क्या है कि जो भी आपने इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ होता है, इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद आप बॉक्सिंग वैक्स को ट्रे की पेरिफ्रीज में इस तरह से लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो आप जिप्सम को पोर करते हैं, यानी कि मॉडल के लिए जिप्सम को मिक्स करते हैं, उससे पोर करते हैं और मॉडल को कास्ट करते हैं। तो ये बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से मॉडल क्यों पोर कर रहे हैं उस टेक्निक में? बेसिकली होता ये है कि जब भी आप एडेंचुलस आर्चेस का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, या स्पेशली उन एडेंचुलस आर्चेस का जिनमें सिवियर बोन डिजॉर्प्शन हुई हुई होती है, तो उनके जो इम्प्रेशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा थिन आते हैं कि उसकी वजह से जो मॉडल बनता है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे मॉडल के टूटने के चांसेस या ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इम्प्रेशन के लिए क्या किया जाता है कि बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कि बॉक्सिंग वैक्स जो कि शीट्स की फॉर्म में आता है, इसे इस तरह से ट्रे की पेरिफेरी पे जो है वो अप्लाई कर देते हैं और लगा देते हैं। एंड देन जिप्सम को, यानी कि डेंटल प्लास्टर या डेंटल स्टोन को आप मिक्स करते हैं, उसे इम्प्रेशन में पोर कर देते हैं और उसे यहाँ तक जो वैक्स की पूरी जो आउटर आउटलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ तक जो है वो जिप्सम से फिल कर देते हैं। तो ये जो बॉक्सिंग वैक्स होती है बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिप्सम को सेट होने के लिए, और आपके पास एक ऐसा डेंटल कास्ट और डेंटल मॉडल बनकर आता है जिसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है, ताकि उसके फ्रैक्चर और ब्रेक होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो इसीलिए बॉक्सिंग वैक्स को बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है। और बॉक्सिंग इन इम्प्रेशन टेक्निक का बेसिक एम ही यही होता है कि जो भी डेंटल कास्ट या डेंटल मॉडल है उसकी हाइट को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं स्टिकी वैक्स पे, कि स्टिकी वैक्स को किस लिए यूज़ किया जाता है। लेबॉर्ट्री में बहुत से अप्लायंस या प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें 2-3 सेपरेट पार्ट्स में बनाया जाता है, यानी कि एक ही अप्लायंस है जिसे आप बाद में आगे जाके ज्वाइन करेंगे, लेकिन इनिशियली उसको 2-3 सेपरेट पार्ट्स में बना रहे होते हैं। तो जब भी लेबॉर्ट्री में टेम्पररी तौर पे ज्वाइन करना होता है उन सेपरेट पार्ट्स को, तो उसके लिए स्टिकी वैक्स को यूज़ किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी वैक्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। यूटिलिटी वैक्स 2 तरह से अवेलेबल होती हैं, ये शीट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं और इस तरह से जो है वो सेपरेट स्ट्रैंड्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। यूटिलिटी वैक्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टॉक ट्रे के बॉर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि स्टॉक ट्रेस जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्री डिटरमाइंड साइज़ में आते हैं, जो कि होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। समटाइम्स पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि कोई भी ट्रे सही से फिट नहीं आ रही होती और आपको ट्रे को मॉडिफाई करने की या एडजस्ट करने की नीड होती है, यानी कि साइज़ इंक्रीज़ करना है आपको, उसका पोस्टीरियर साइड हो या कोई सी भी साइड आपको इंक्रीज़ करनी है, एडजस्ट करनी है ट्रे का बॉर्डर, तो उसके लिए यूटिलिटी वैक्स यूज़ की जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने यूटिलिटी वैक्स को यूज़ किया है ट्रे के बॉर्डर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरह से यूटिलिटी वैक्स को यूज़ किया जाता है स्टॉक ट्रेस को के बॉर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए। कैटेगरी में इम्प्रेशन वैक्सेस की कैटेगरी में 2 तरह की वैक्सेस आती हैं, एक होती है करेक्टिव वैक्स और दूसरी होती है बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स या अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स। जो करेक्टिव वैक्स होती है उससे यूज़ किया जाता है जो भी आप दूसरे इंप्रेशंस रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि दूसरे इंप्रेशन मटीरियल से जो आप इंप्रेशंस रिकॉर्ड करते हैं, अगर उनमें कोई फॉल्ट आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसे करेक्ट करने के लिए करेक्टिव वैक्स जो है वो यूज़ की जाती है। और दूसरी वैक्स जो कि इम्प्रेशन वैक्सेस की कैटेगरी में आती है वो है अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स, जिसे बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स भी कहा जाता है। अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है बाइट रजिस्ट्रेशन, जिसे अक्लूजल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं और जॉ रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली आप अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स के ज़रिए रिकॉर्ड क्या करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट की बाइट को, इसीलिए इसे कहते हैं बाइट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप पेशेंट की बाइट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि किस तरह से पेशेंट के अपर और लोअर टीथ आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उससे रिकॉर्ड करने को कहा जाता है बाइट रजिस्ट्रेशन या अक्लूजल रजिस्ट्रेशन। और जो वैक्स इसके लिए यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स। तो ये बाइट रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी होता है, पेशेंट का अपर एंड लोअर टीथ किस तरह से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है।
इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप पेशेंट के अपर एंड लोअर आर्च का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने उन अपर और लोअर मॉडल को आर्टिकुलेटर में लगाना होता है और बिल्कुल वैसे ही लगाना होता है जैसे ओरल कैविटी में वो अपर एंड लोअर टीथ और अपर एंड लोअर आर्च कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उससे ही आपने सिमुलेट करना होता है, क्योंकि आर्टिकुलेटर रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, और जो आपने अपर एंड लोअर मॉडल बनाए हैं ये पेशेंट की अपर एंड लोअर आर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपर एंड लोअर आर्च को आपने बिल्कुल वैसे ही लगाना होता है पेशेंट के जैसे वो ओरल कैविटी में कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के अपर एंड लोअर आर्च किस तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इसी के लिए बाइट रजिस्टर की जाती है और बाइट रजिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है इस अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स के थ्रू। अब हम इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली कि ये किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइट किस तरह से रजिस्टर की जाती है कि आपके पास जो ये अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स होती है ये यू शेप फॉर्म में आती है, इसे सॉफ्ट करते हैं और लोअर आर्च में प्लेस कर देते हैं। लोअर आर्च में प्लेस करने के बाद पेशेंट को कहते हैं कि वो उस पर बाइट कर ले और इस तरह से बाइट करे जैसे वो अपना नॉर्मली मैक्सिलर और मैंडिबुलर टीथ को क्लोज करता है, बिल्कुल वैसे ही क्लोज कर ले। फिर क्लोज करने के बाद आपके पास इस तरह से बाइट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर इस बाइट को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं मॉडल पे, यानी कि अपर एंड लोअर आर्च यानी कि अपर एंड लोअर मॉडल जो आपने पेशेंट के बनाए होते हैं उसके बीच में इस बाइट को प्लेस कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पेशेंट के अपर एंड लोअर टीथ किस तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं, और फिर इसे आप आर्टिकुलेटर में प्लेस कर देते हैं। तो इसीलिए बाइट रजिस्ट्रेशन को परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए ये अक्लूजल रजिस्ट्रेशन वैक्स यानी कि बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स को यूज़ किया जाता है। और ये जो बाइट रजिस्ट्रेशन है जिसे अक्लूजल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जॉ रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ये इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल से भी परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल को प्लेस किया लोअर आर्च में, बाइट को रिकॉर्ड किया एंड देन यही जो थी वो बाइट उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी मॉडल्स के बीच में। ये एक वैक्स है कार्डिंग वैक्स, जो कि बेसिकली ना पैटर्न वैक्स की कैटेगरी में आती है, ना प्रोसेसिंग वैक्स के, ना ही ये जो है वो इम्प्रेशन वैक्स की कैटेगरी में आती है। ये कार्डिंग वैक्स बेसिकली यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल एक्रिलिक टीथ जो आते हैं उन्हें डिस्प्ले शीट से अटैच करने के लिए रेड वैक्स यूज़ की जाती है जिसे कार्डिंग वैक्स कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं डेंटल वैक्सेस की प्रॉपर्टीज़ को। और डेंटल वैक्सेस की जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी प्रॉपर्टीज़ इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है थर्मल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो कि यहाँ पे अभी स्क्रीन में मेंशन है, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कस करते जाएंगे इन्हें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेंटल वैक्सेस की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को। डेंटल वैक्सेस की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जिप्सम प्रोडक्ट में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है डिटेल में तो आप जिप्सम प्रोडक्ट का पार्ट 2 लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। यहाँ पे हम इसे क्विक रिवीजन देंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की रैंडम अरेंजमेंट होती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिनमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक रिपीटेड, एक ऑर्डर्ड, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो ये जो डेंटल वैक्सेस हैं ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, यानी कि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल की एक बहुत ही रेगुलर, रिपीटेड और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। कि डेंटल वैक्सेस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसलिए इसका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक नोन टेम्परेचर होता है जिसमें जाके ये मटेरियल मेल्ट कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेंटल वैक्सेस की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से इसका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हमने एक और चीज़ डिस्कस की कि वैक्सेस का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका एक सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर भी होता है जिसे मोल्डिंग टेम्परेचर या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी कहा जाता है। क्योंकि होता यह है कि जब आप वैक्स को हीट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले एक पॉइंट ऐसा आता है जब वैक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से वैक्स ब्रिटल सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्टर मोल्डेबल मटेरियल में,
और वो टेम्परेचर जिस पे वैक्स कन्वर्ट हो रहा है ब्रिटल सॉलिड से सॉफ्टर मोल्डेबल मटेरियल में, वो टेम्परेचर को कहा जाता है सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर या मोल्डिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप अपनी वैक्स की शीट लें और उसे हीट करना स्टार्ट करें। जब आप उसे हीट करेंगे, जैसे जैसे वो आहिस्ता स्लोली हीट होती जाएगी, कुछ टाइम के बाद आप नोट करेंगे कि वो जो वैक्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और आप उसे आराम से मोल्ड कर सकते हैं और शेप कर सकते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है जिस पे जाके वैक्स जो है वो सॉफ्ट और मोल्डेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मोल्डिंग टेम्परेचर या सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। डेंटल वैक्सेस पुअर थर्मल कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर है। तो इसीलिए जब भी आपको वैक्स को हीट करना होता है, वैक्स को सॉफ्ट करना होता है, तो जब आप उसे हीट कर रहे होते हैं तो आपको उसे काफ़ी देर तक उस हीट में मेंटेन करना होता है ताकि वैक्स जो है वो थॉरली हीट हो जाए, क्योंकि ये पुअर थर्मल कंडक्टर होते हैं तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये हीट अप होते हैं और सॉफ्टन होते हैं। तो इसीलिए इनको काफ़ी देर तक आपको जो है वो हीट प्रोवाइड करनी होती है इन्हें सॉफ्ट करने के लिए। वैक्स से हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि वैक्स पैटर्न बनाते हैं। तो यानी कि जब आपको वैक्स पैटर्न बनाना होता है तो आप वैक्स को हीट करते हैं, उसके सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है फिर आप उससे वैक्स पैटर्न बनाते हैं। तो जब आप वैक्स पैटर्न बना लेते हैं तो उसके बाद आप अलाउ करते हैं कि वैक्स जो है वो दोबारा से हार्डन हो जाए, दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाए। तो जो सॉलिडिफाई होती है तो वैक्स का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो सॉलिडिफाई हो रही है यानी कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वैक्सेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से। और ये कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो क्या होता है कि जो आउटर सरफेस होती है वैक्स की वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जल्दी कूल डाउन हो जाती है, और जो इनर वैक्स की लेयर्स होती हैं वो बहुत ही स्लोली कूल डाउन हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वैक्स में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं कूलिंग के दौरान। और ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं कि बाद में जब रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से वैक्स में क्या होता है, डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस होता है। कि वैक्स अगर कभी भी ऐसा हो कि आपने वैक्स पैटर्न बना लिया, 1-2 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद आपको उसमें कोई डायमेंशनल चेंज फील हो रहा है, तो वो किस वजह से होता है कि ये जो स्ट्रेसेस उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं थर्मल कूलिंग के दौरान, यानी कि जब वो कूल डाउन हो रहा होता है अपने सॉफ्टनिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में, तो जो स्ट्रेसेस उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं या जो स्ट्रेसेस उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फिगर ए में आप देख सकते हैं कि वैक्स की शेप कैसे, लेकिन स्ट्रेस के रिलीज़ होने के बाद आप देखें कि उसकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये जब स्ट्रेस रिलीज़ होते हैं तो ये वैक्स की शेप को चेंज कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू वैक्स को सॉफ्ट किया जाता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि डेंटल वैक्सेस क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं और इन्हें यूज़ करने के लिए इन्हें हीट करके सॉफ्ट करते हैं एंड देन यूज़ करते हैं। तो इनको सॉफ्ट करने के बहुत से मेथड हैं, यानी कि डेंटल वैक्स को सॉफ्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक बंसन बर्नर, वाटर बाथ, इंफ्रारेड लैम्प और वैक्स अनीलर। अब आप हर मेथड को देख लेते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा प्रिफर्ड है, किस में क्या एडवांटेज है, किस में क्या डिसएडवांटेज, ये चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हो रहे हैं कि वाटर बाथ में आप इस तरह से जो है वो वाटर कंडीशनर यूज़ करते हैं, और ये बंसन बर्नर शो हो रहा है सेकेंड इमेज में, ये इंफ्रारेड लैम्प जो है वो शो हो रहा है थर्ड इमेज में, और फोर्थ इमेज में आप देख सकते हैं कि ये वैक्स अनीलर है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो डेंटल वैक्स को सॉफ्ट किया जाता है। अब हम 1 बाय 1 हर मेथड को डिस्कस करेंगे। एक मेथड डेंटल वैक्स को सॉफ्ट करने का ये होता है, जो कि मोस्टली आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में भी यही यूज़ किया जाता है, वो ये है कि बंसन बर्नर यूज़ करते हैं। और वैक्स को इवन हीट करने के लिए कि आपने वैक्स को सॉफ्ट करना है, मेल्ट नहीं करना, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आपने वैक्स को रखना है अबव द फ्लेम, यानी कि बंसन बर्नर से जो फ्लेम निकल रही है आपने अबव द फ्लेम रखना है, यानी कि फ्लेम के ऊपर जो वार्म राइजिंग एयर होती है उसके थ्रू आपने अपनी वैक्स को जो है वो सॉफ्ट करना है। फ्लेम के अंदर नहीं डालना है वैक्स को, फ्लेम के ऊपर रखना है। और अगर इसकी सरफेस वैक्स को आप हीट कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं और उसकी सरफेस बहुत शाइनी होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि वैक्स बहुत हॉट हो रही है और आउटर लेयर जो है वो मेल्ट कर रही है सॉफ्ट होने के बजाय। तो फिर आपने अपनी वैक्स शीट की जो पोजीशन है उसे मेंटेन करना है या एडजस्ट करना है बंसन बर्नर पे। तो एक ये मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेंटल वैक्स को सॉफ्ट कर सकते हैं।
दूसरा मेथड होता है कि वाटर बाथ यूज़ किया जाता है, जो कि अभी आपने देखा कि वाटर कंडीशनर था जिसमें वार्म वाटर होता है। उस वार्म वाटर में आप अपनी वैक्स की शीट या वैक्स जिस फॉर्म में भी है उसे प्लेस कर देते हैं और उसे सॉफ्ट करते हैं वार्म वाटर के थ्रू। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वार्म वाटर के थ्रू सॉफ्ट करने का डेंटल वैक्स को कि समटाइम्स डेंटल वैक्स से कोई इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट लीच आउट कर जाता है वाटर में, या फिर डेंटल वैक्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों कंडीशंस में डेंटल वैक्स की प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। और तीसरा मेथड जो कि डेंटल वैक्सेस को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है कि 250 वॉट इंफ्रारेड लैम्प यूज़ करते हैं। लेकिन इंफ्रारेड लैम्प में लैम्प से वैक्स का डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि वैक्स सॉफ्ट होने के बजाय मेल्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से इंफ्रारेड लैम्प के थ्रू डेंटल वैक्स को सॉफ्ट करना होता है। इसके बाद जो सबसे आइडियल मेथड है डेंटल वैक्स को सॉफ्ट करने का वो ये है कि वैक्स अनीलर यूज़ किया जाता है। वैक्स अनीलर बेसिकली क्या है कि ये थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल ओवन है, यानी कि ये एक ऐसा ओवन है जिसमें एक टेम्परेचर मेंटेन हुआ होता है जो कि वैक्सेस को उनके मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर से थोड़े ही टेम्परेचर अबव जो है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखता है रेडी टू यूज़। यानी कि अगर आपने वैक्स अनीलर में कोई वैक्स प्लेस की हुई है और अगर आपको वो वैक्स यूज़ करनी है तो आपने उसे अलग से हीट नहीं करना, क्योंकि ये थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल ओवन है जिसका टेम्परेचर जो है वो वैक्स के मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही अबव रखा जाता है, और वो बिल्कुल वैक्सेस को इस स्टेट में मेंटेन रखता है कि रेडी टू यूज़, कि आपको यूज़ करना है, आप सिंपली वैक्स निकालते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये वैक्स अनीलर जो है वो सबसे आइडियल मेथड है डेंटल वैक्स को सॉफ्ट करने का, और सबसे ज़्यादा इसे इनले वैक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं वैक्सेस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में से 2 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है वैक्स की, वो है फ्लो और एक है ब्रिटलनेस। तो सबसे पहले फ्लो प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था प्रीवियसली भी, कि फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी वैक्स को आप हीट करते हैं, उसके सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं, तो उस वैक्स के अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और फ्लो क्या है? द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द वैक्स टू प्लास्टिकली डिफॉर्म व्हेन इट इज़ हीटेड स्लाइटली अबव बॉडी टेम्परेचर। यानी कि जब भी आप वैक्स को हीट करते हैं और उसके सॉफ्टनिंग या मोल्डिंग टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं तो उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो वैक्स है अब आप इसे शेप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिकली अब डिफॉर्म हो सकता है। और वैक्सेस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि वैक्सेस को फ्लो करना चाहिए मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे, लेकिन माउथ टेम्परेचर पे फ्लो नहीं करना चाहिए, ना ही रूम टेम्परेचर पे फ्लो करना चाहिए, क्योंकि माउथ टेम्परेचर पे आप डायरेक्ट वैक्स पैटर्न के टेक्निक के थ्रू वैक्स पैटर्न कंप्लीट करते हैं अपना, और रूम टेम्परेचर पे आप इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न के टेक्निक के थ्रू अपना जो है वो वैक्स पैटर्न कंप्लीट करते हैं। तो अगर वैक्सेस फ्लो करेंगी रूम टेम्परेचर पे या माउथ टेम्परेचर पे तो वैक्सेस में क्या होगा? डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लो क्या होता है? फ्लो की वजह से वैक्सेस प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकती हैं, शेप चेंज कर सकती हैं, मोल्ड होती हैं। तो इसीलिए मटीरियल यानी कि डेंटल वैक्सेस को फ्लो करना चाहिए मोल्डिंग या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे, लेकिन माउथ और रूम टेम्परेचर पे फ्लो नहीं करना चाहिए। और दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल वैक्स की, वो है ब्रिटलनेस, क्योंकि डेंटल वैक्सेस जो हैं वो ब्रिटल होते हैं बाय नेचर। यानी कि अगर अभी आप रूम टेम्परेचर की कोई वैक्स उठाएं और उससे अगर आप फोर्स अप्लाई करना शुरू करें तो क्या होगा? आप नोट करेंगे कि वो वैक्स जो है वो जितनी फोर्स टॉलरेट कर सकती करेगी, उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाती है, डायरेक्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होती कि आप उसे डिफॉर्म कर दें, उसकी शेप चेंज कर दें, वो डायरेक्टली फ्रैक्चर होती है। तो ये इसकी ब्रिटल नेचर होती है, यानी कि ये ब्रिटल है डेंटल वैक्सेस। तो ये जो ब्रिटलनेस है इनकी, ये कहीं पे एडवांटेजियस होती है और कहीं पे एडवांटेजियस नहीं होती। एडवांटेजेस कब होती है? जब आप इनले वैक्स को यूज़ करते हैं डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू वैक्स पैटर्न बनाने के लिए ओरल कैविटी में, तो वहाँ पे ये होता है कि जो आपने वैक्स पैटर्न बना रहे हैं तो वो हो सकता है कि कहीं अंडरकट्स प्रेजेंट हो, तो ये होता है कि वहाँ पे प्रेफर ये किया जाता है कि वैक्स जो है वो बेशक फ्रैक्चर हो जाए लेकिन डिफॉर्म ना हो। तो वहाँ पे ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी जो है वो एडवांटेजियस होती है, क्योंकि जब आप इनले वैक्स से जो वैक्स पैटर्न बनाया आप उसे रिमूव कर रहे होते हैं, तो प्रिफर्ड ये होता है कि अगर कोई अंडरकट में एंगेज हो गया है
तो वो डिफॉर्म ना हो, बल्कि फ्रैक्चर हो जाए, टूट के निकल जाए, लेकिन डिफॉर्म ना हो। तो वहाँ पे ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी जो है वो डेंटल वैक्सेस की वो एडवांटेजियस होती है। लेकिन जब आप वैक्सेस को यूज़ करते हैं डेंचर प्रोसेसिंग के दौरान, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम वैक्स को कास्ट से रिमूव करना होता है, कास्ट के अंडरकट एरिया से रिमूव करना होता है। तो वहाँ पे टफनेस रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर ब्रिटल होगा, अंडरकट एरिया से रिमूव कर रहे होंगे, तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है डेंटल वैक्स की, ये कहीं पर एडवांटेजियस है, कहीं पर डिसएडवांटेजियस है, डिपेंड कर रहा होता है कि आप वैक्स को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डेंटल वैक्सेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो पैटर्न वैक्सेस को जिन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मॉडलिंग वैक्स और इनले वैक्स। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मॉडलिंग वैक्स को। मॉडलिंग वैक्स को डेंचर मॉडलिंग वैक्स भी कहा जाता है, और डेंचर मॉडलिंग वैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वैक्स से डेंचर्स के वैक्स पैटर्न को बनाया जाता है, इसलिए इस मॉडलिंग वैक्स को डेंचर मॉडलिंग वैक्स भी कहा जाता है। सिंपली मॉडलिंग वैक्स भी कह सकते हैं और डेंचर मॉडलिंग वैक्स भी कह सकते हैं। ये जो मॉडलिंग वैक्स है ये कंपोज हुई होती है पैराफिन वैक्स और बीस वैक्स से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 49 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसको सप्लाई किया जाता है, यानी कि मॉडलिंग वैक्स को सप्लाई किया जाता है शीट्स की फॉर्म में। इसको सॉफ्टन कर सकते हैं बेंसन बर्नर के थ्रू भी, और वाटर बाथ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वाटर बाथ यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शीट की जो थिकनेस होती है वो मेंटेन रहती है, लेकिन स्टिल जो इशू होता है वाटर बाथ के साथ वो परसिस्ट करता है कि कोई इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मॉडलिंग वैक्स से लीच आउट भी कर सकता है, या फिर वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है मॉडलिंग वैक्स के अंदर। इस वजह से इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ और रिकमेंड नहीं किया जाता। कुछ मैन्युफैक्चरर मॉडलिंग वैक्स को सप्लाई करते हैं और उसे सप्लाई करते हैं टफन मॉडलिंग वैक्स के तौर पे। तो टफन मॉडलिंग वैक्स क्या होती हैं? टफन मॉडलिंग वैक्स वो वैक्सेस होती हैं जिनके अंदर टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उन वैक्सेस में ऐसे कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं और उनकी ब्रिटलनेस को, यानी कि जो उनकी ब्रिटलनेस होती है, उनके अंदर जो ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है उस वैक्स के अंदर, उससे रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी कि टफन मॉडलिंग वैक्स वो मॉडलिंग वैक्स होती है जिसे आप रोल कर सकते हैं बगैर फ्रैक्चर किए हुए, क्योंकि उसमें ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि उसकी टफनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और ब्रिटलनेस को रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मॉडलिंग वैक्स की टाइप्स पे। मॉडलिंग वैक्स की 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और ये जो तीनों टाइप्स का डिफरेंस है आपस में, वो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर यानी कि मोल्डिंग टेम्परेचर, या जिसे सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहा जाता है, उसकी बेसिस पे है। यानी कि इन 3 टाइप्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है? सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का। यानी इन तीनों टाइप्स के जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले जो टाइप 1 मॉडलिंग वैक्स है, इसे सॉफ्ट वैक्स भी कहा जाता है। ये वैक्स रूम टेम्परेचर पे तो हार्ड होती है, लेकिन माउथ टेम्परेचर पे सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसे लैब्स में यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स में, लाइक कॉन्टोर्स को बिल्ड करने के लिए या विनेयर्स को फैब्रिकेट करने के लिए। फिर टाइप 2 मॉडलिंग वैक्स है, इसे हार्ड वैक्स कहा जाता है, और इससे वैक्स पैटर्न बनाया जाता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू। यानी टाइप 2 जो हार्ड वैक्स होती है, इसे भी आप माउथ टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकते, ये सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ नहीं किया जाता। टाइप 2 को यूज़ किया जाता है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू, और वो भी टेम्परेट क्लाइमेट्स में। यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट से मुराद ऐसे कि जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, जहाँ पे मॉडरेट वेदर होता है। बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में इस टाइप 2 हार्ड वैक्स को यूज़ नहीं कर सकते वैक्स पैटर्न को बनाने के लिए। और टाइप 3 जो कि एक्स्ट्रा हार्ड वैक्स है, इसका सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर ऐसा होता है कि इसे यूज़ किया जा सकता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी और डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी, क्योंकि ये स्टेबल होता है, और इसे वार्मर टेम्परेचर यानी कि वार्मर क्लाइमेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं टाइप 3 को। यानी कि ये जो मॉडलिंग वैक्सेस की टाइप्स हैं, ये किसकी बेसिस में है? सॉफ्टनिंग टेम्परेचर की बेसिस में है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन तीनों में सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। टाइप 1 का सॉफ्टनिंग टेम्परेचर सबसे कम होता है, टाइप 2 का उससे ज़्यादा होता है, और टाइप 3 का सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ टाइप 3 यानी कि एक्स्ट्रा हार्ड मॉडलिंग वैक्स वो वैक्स होती है जिसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टेबल होती है माउथ टेम्परेचर पे। और टाइप 1 और टाइप 2 को सिर्फ इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ किया जाता है, और टाइप 2 को भी तभी यूज़ कर सकते हैं
जब टेम्परेट क्लाइमेट हो, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर या हॉट क्लाइमेट में यूज़ नहीं किया जाता। और टाइप 3 को जो है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं और इसे वार्मर क्लाइमेट में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब डिस्कस करते हैं मॉडलिंग वैक्स की प्रॉपर्टीज़ को। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो वैक्सेस होते हैं ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, लेकिन मॉडलिंग वैक्स के अंदर इतनी टफनेस होती है कि जब इन्हें शैलो अंडरकट से रिमूव करते हैं तो ये रेजिस्ट करते हैं फ्रैक्चर को, ईजिली फ्रैक्चर नहीं होते, इतनी टफनेस इन मॉडलिंग वैक्स में प्रेजेंट होती है। मॉडलिंग वैक्स को आप बहुत ईजिली ट्रिम कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक वैक्स कार्वर होते हैं, वैक्स नाइफ होते हैं, उनके थ्रू आप आराम से इन्हें ट्रिम कर सकते हैं और शेप कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वैक्सेस की तरह मॉडलिंग वैक्स का भी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इनको कूल डाउन करते हैं, तो कूल डाउन जब करते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें, और सरफेस लेयर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू इनर लेयर्स। तो होता ये है कि इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। जब वो इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज होते हैं तो डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो सकता है इन मॉडलिंग वैक्स में भी। और मॉडलिंग वैक्स को आप आराम से रिमूव कर सकते हैं बर्न आउट के थ्रू, यानी कि बॉयल करके भी, बर्न करके भी, और ये कोई भी अपना रेजिड्यू पीछे नहीं छोड़ते, यानी कि बर्न या रिमूव होने के बाद ये अपना कोई रेजिड्यू वहाँ पे नहीं रहने देते, ईजिली रिमूव कर सकते हैं आप इन्हें। अब डिस्कस करते हैं मॉडलिंग वैक्स की एप्लीकेशन को। मॉडलिंग वैक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो उसकी प्राइमरी एप्लीकेशन है वो ये है कि इन्हें यूज़ किया जाता है पार्शियल और कंप्लीट डेंचर के वैक्स पैटर्न बनाने के लिए, इसीलिए मॉडलिंग वैक्स को डेंचर मॉडलिंग वैक्स भी कहा जाता है। और कंप्लीट डेंचर, यानी कि जब आप कंप्लीट डेंचर को बना रहे होते हैं तो ये जो मॉडलिंग वैक्स होती है ये सिर्फ एक स्टेप पे नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेप्स में यूज़ होती है, क्योंकि कंप्लीट डेंचर बनाने के बहुत सारे क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री स्टेप होते हैं। तो जो कंप्लीट डेंचर बनाते हुए मॉडलिंग वैक्स एटलीस्ट 3 स्टेजेस में यूज़ होती है। सबसे पहले आप जो डेंचर बेस होती है उसका वैक्स पैटर्न भी आप इसी मॉडलिंग वैक्स से बनाते हैं। फिर जब आप वैक्स पैटर्न बना लेते हैं डेंचर बेस का, फिर उसे रिप्लेस कर देते हैं आप किससे, एक्रेलिक रेजिन से, और आपके पास एक्रेलिक रेजिन की डेंचर बेस आ जाती है। तो फिर एक्रेलिक रेजिन की डेंचर बेस बनाने के बाद आप अक्लूजल रिम्स बनाते हैं वैक्स से, और वो भी इसी मॉडलिंग वैक्स से ही बनता है। और ये जो स्टेज होती है जिसमें आप अक्लूजल रिम बनाते हैं वैक्स से और पेशेंट के मुंह में ट्राई करते हैं उसे, वो रजिस्ट्रेशन स्टेज कहलाता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टेज में भी मॉडलिंग वैक्स ही आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो डेंचर बेस है उसके ऊपर जो वैक्स रिम बन रही है वो भी आप मॉडलिंग वैक्स से बनाते हैं। फिर मॉडलिंग वैक्स से वैक्स रिम बनाने के बाद का स्टेप ये होता है कि उसमें आर्टिफिशियल टीथ लगाए जाते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं ये भी मॉडलिंग वैक्स में ही लगाए जाते हैं, जिसे ट्राइन स्टेज कहा जाता है। यानी ट्राइन स्टेज क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं मॉडलिंग वैक्स की रिम में, और फिर उसे पेशेंट के माउथ में या ओरल कैविटी में ट्राई करते हैं ताकि देखते हैं कि आपने जो टीथ सेटअप किया है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जिसे ट्राइन स्टेज कहा जाता है। तो इन सारे स्टेजेस में आप कौन सी वैक्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडलिंग वैक्स यूज़ कर रहे हैं। फिर मॉडलिंग वैक्स को यूज़ किया जाता है टेम्पररी डेंचर बेस बनाने के लिए। टेम्पररी डेंचर बेस, अक्सर कंडीशंस ऐसी होती हैं, क्लिनिकल कंडीशंस, जहाँ पे आपको टेम्पररी डेंचर बेस बनाना होता है, कुछ चेक करने के लिए या कुछ परफॉर्म करने के लिए आप टेम्पररी डेंचर बेस बनाते हैं। तो वो जो टेम्पररी डेंचर बेस होती है वो आप वैक्स से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल डेंचर बेस होती है वो हमेशा किससे बनती है, हीट क्योर्ड एक्रेलिक रेजिन, जो कि हम पॉलीमर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी आपको टेम्पररी थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए डेंचर बेस बनानी होती है तो आप वो वैक्स से भी बना सकते हैं। लेकिन वैक्स से बनाना इसलिए अवॉइड करते हैं कि वैक्स जो है वो बहुत ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसीलिए इससे बना सकते हैं लेकिन इसे अवॉइड किया जाता है। फिर जब आप कास्ट पार्शियल डेंचर बनाते हैं, कास्ट पार्शियल डेंचर ऐसे पार्शियल डेंचर्स को कहा जाता है जो कि मेटल या अलॉय से बनते हैं। यूजली वो पार्शियल डेंचर्स जो कि मेटल या अलॉय से बनाए जाते हैं, यानी कि कास्ट पार्शियल डेंचर, उनका जो वैक्स पैटर्न होता है वो इनले वैक्स से बनाया जाता है। लेकिन कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि मॉडलिंग वैक्स से बनाए जाते हैं, तो उसमें भी, यानी कि जो कास्ट पार्शियल डेंचर होते हैं उनके भी कुछ कंपोनेंट्स को मॉडलिंग वैक्स से बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेट किया जा रहा है पेशेंट का, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने मॉडलिंग वैक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो रिम बनी हुई है ये वैक्स की बनी हुई है, और ये जो डेंचर बेस है यहाँ पे ये इन्होंने पहले किससे बनाया था, इसका वैक्स पैटर्न वो भी मॉडलिंग वैक्स से बनाया था। और इस डेंचर बेस के ऊपर जो ये रिम बनी हुई है पूरी, ये भी बनी हुई है आपकी मॉडलिंग वैक्स से। और ये जो आर्टिफिशियल टीथ लगाए गए हैं ये भी मॉडलिंग वैक्स में लगाए गए हैं।
यानी कि कंप्लीट डेंचर की फैब्रिकेशन में मॉडलिंग वैक्स कितने सारे स्टेप्स में यूज़ होती है, ये इस पिक्चर के थ्रू शो कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वैक्सेस से टेम्परेरी डेंचर बेसिस भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसलिए अवॉइड करते हैं बनाना क्योंकि वैक्सेस जो हैं वो बहुत ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो अब तो जो है वो टेम्परेरी डेंचर बेसिस बनाए जाते हैं सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन से। ये एक्रेलिक रेजिन का अभी अगर आ भी रहा है ना, वर्ड आप कंफ्यूज नहीं हो, ये पॉलीमर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जो है वो टेम्परेरी डेंचर बेसिस सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन से बनाए जाते हैं, लेकिन पहले जो था वो ये टेम्परेरी डेंचर बेसिस बनाए जाते थे। शेलेक एक मटेरियल होता था और शेलेक बेसिकली क्या था, ये एक वैक्स लाइक रेजिन था। लाइक ये है रेजिन बेस्ड मटेरियल है, लेकिन वो वैक्स की तरह जो थी वो उसकी अपीयरेंस थी। तो वैक्स लाइक रेजिन ये मटेरियल था, इसे यूज़ किया जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है माउथ टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो मोल्डिंग टेम्परेचर है या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है मॉडलिंग वैक्स से। तो इसलिए शेलेक को यूज़ किया जाता था बनाने के लिए टेम्परेरी डेंचर बेसिस। और ये जो शेलेक जो मटेरियल होता है ये नेचुरल बीटल एक्सुडेट है जिसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ तक हमने मॉडलिंग वैक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनले वैक्स को। इनले वैक्स को सप्लाई किया जाता है स्टिक्स की फॉर्म में या कोन्स की फॉर्म में। मोस्ट कॉमनली इन्हें इस तरह से स्टिक की फॉर्म में जो है वो सप्लाई किया जाता है। इनले वैक्स की जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि इनले वैक्स को यूज़ किया जाता है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए ऑन अप्लायंस प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन का, जिन्हें फैब्रिकेट करना होता है मेटल या एलॉय से। यानी कि ऐसे अप्लायंस प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन जिन्हें आपने मेटल या एलॉय से बनाना होता है, उनका वैक्स पैटर्न इनले वैक्स से बनाया जाता है। इसलिए आप बुक में भी जगह जगह पढ़ेंगे कि कास्ट रेस्टोरेशन, कास्ट अप्लायंसिस, कास्ट प्रोस्थेसिस का वैक्स पैटर्न बनाया जाता है इनले वैक्स से। तो कास्ट वर्ड जहाँ पे भी आता है इसका मतलब ये होता है कि ये अप्लायंसेस या प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन मेटल या एलॉय से बनी हुई है। ये जो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोस्थेसिस जिसे मेटल या एलॉय से बनाया जाता है, ये कोई क्राउन भी हो सकता है, ये कोई ब्रिज भी हो सकता है, ये ऑनले भी हो सकता है, ये इनले भी हो सकता है, कोई पोस्ट कोर भी हो सकता है। लेकिन मेनली इनले वैक्स को यूज़ किया जाता है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए उन अप्लायंसेस और प्रोस्थेसिस का और रेस्टोरेशंस का जिन्हें आपने बनाना होता है मेटल या एलॉय से। इनले कास्टिंग वैक्स की भी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 सॉफ्ट और टाइप 2 हार्ड। और इनकी भी जो ये टाइप है टाइप 1 और टाइप 2, ये किस बेसिस पे है, सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर की बेसिस पे है। टाइप 1 सॉफ्ट का मोल्डिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कम होता है और टाइप 2 हार्ड का सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टाइप 1 इनले वैक्स जिसे सॉफ्ट टाइप है जो कि इनले वैक्स की, उसे यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में। यानी कि इससे वैक्स पैटर्न बनाया जाता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू। और इससे वैक्स पैटर्न बनाया जाता है इनलेस का, क्राउन्स का, यानी कि उन सारी अप्लायंसेस और प्रोस्थेसिस का जिन्हें आपने फैब्रिकेट करना होता है मेटल या एलॉय से। टाइप 1 सॉफ्ट इनलेस मटेरियल को इसलिए यूज़ किया जाता है। और जो टाइप 2 इनले वैक्स है जिसे हार्ड इनले वैक्स भी कहा जाता है, इसे यूज़ किया जाता है या इससे वैक्स पैटर्न बनाए जाते हैं डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक के थ्रू। यानी कि टाइप 2 जो इनले वैक्स है इसे आप इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग टेम्परेचर तो हाई है, और इसे आप साथ में डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जब हम किसी वैक्स का कहते हैं कि इसे डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे डायरेक्ट में भी कर सकते हैं और उसे इनडायरेक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर माउथ टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। और वो वैक्सेस जिनका ये कहते हैं कि इनको डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में यूज़ करते हैं, तो उसका रीज़न ही यही होता है कि माउथ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये जो टाइप 2 इनले मटीरियल्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी और डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में भी, वैक्स पैटर्न बनाने के लिए उन सारी अप्लायंसेस प्रोसेस रेस्टोरेशन का जिन्हें आपने मेटल या एलॉय से बनाना होता है। अब डिस्कस करते हैं इनले वैक्स की प्रॉपर्टीज़ को। इनले वैक्स को हमेशा गुड कलर कंट्रास्ट में सप्लाई किया जाता है। इनले वैक्स में ब्रिटलनेस होती है क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इनले वैक्स में हमें ब्रिटलनेस रिक्वायर होती है, कि स्पेशली अगर इनले वैक्स को यूज़ करने हैं डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक में, ताकि जब हम वैक्स पैटर्न ओरल कैविटी से रिमूव कर रहे हों तो वो ब्रिटलनेस की वजह से ब्रेक हो जाए, ना कि वो डिफॉर्म हो, क्योंकि अगर वो डिफॉर्म हो गया तो वो फिर आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वो फ्रैक्चर होता है तो आप फ्रैक्चर पीसीस को बाद में ज्वाइन कर सकते हैं।
और इनले वैक्स के लिए जो सॉफ्टनिंग मेथड यूज़ किया जाता है वो है ड्राई हीट। और इनले वैक्स को भी आप आराम से रिमूव कर सकते हैं बर्न आउट करके या बॉईल करके, और वो कोई भी रेजिड्यूज जो है वो नहीं छोड़ता, इसे आराम से रिमूव किया जा सकता है इनले वैक्स को। तो यहाँ पे हमारा डेंटल वैक्सेस का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा डेंटल वैक्सेस समझने में।